हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय प्रताप सिंह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपके साथ हूँ। और आज हम लोग सरप्राइज़ है क्या पढ़ेंगे अभी, क्योंकि इस पे है नहीं तो पढ़ेंगे फिजिक्स। जैसा कि फिजिक्स ही लिखा है तो अभी तक क्लास 9th भी लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा छोटी छोटी आंखों से। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो हमारे एकेडमिक सिलेबस फर्स्ट टर्म का लास्ट चैप्टर होगा, जिसका नाम ग्रेविटेशन है। क्या है? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन अपन लोग ये पढ़ेगा आज से। ओके, आज से हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ भी मिलेगा, 11th में भी मिलेगा। कहाँ नहीं मिलेगा ये पूछो, कहाँ नहीं मिलेगा ये पूछो, मत पूछना। ठीक है, अब देखो, आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, या मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे एकेडमिक सिलेबस में ड्यू टू कोविड-19 जो उन्होंने पोर्शन डिलीट किया है, जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह, तो क्या आप लोग उसको पढ़ना चाहते हो? इस चैप्टर में क्या उसे पढ़ना चाहते हो? अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो तभी हम वो कंटेंट इस पे लाएंगे, अन्यथा हम वो कंटेंट इस वीडियो में या यूट्यूब पे फ़िलहाल के लिए नहीं लाएंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें बताइएगा कि आप जो डिलीटेड पोर्शन है वो पढ़ना चाहते हो कि नहीं, इसलिए कि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, बल्कि ना कि एग्ज़ाम के लिए। आप एग्ज़ाम में उसको मत पढ़ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है और उससे आएगा भी नहीं, बट नॉलेज के लिए आप उसको पढ़ना चाहते हो कि नहीं पढ़ना चाहते हो, तो उसको आप हमें बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में जाके कि सर डिलीटेड पोर्शन भी अपलोड कर दीजिए, तो हम उस पर अपलोड करेंगे, कंटेंट को साथ लेके चलेंगे। ओके, अब आते हैं इस टॉपिक पे, ग्रेविटेशन। मेरे बच्चों, ये जो ग्रेविटेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा कि इसकी शुरुआत बहुत ही विद्वान इंसान की वजह से हुई थी, न्यूटन सर की वजह से। कहानी कुछ इस प्रकार है मित्रों। एक समय की बात है, बहुत बहुत पहले, जब हम नहीं थे। सर आइजैक न्यूटन सर पेड़ के नीचे बैठे थे, एप्पल के पेड़ के नीचे। अब हमें नहीं पता एप्पल का पेड़ था क्या था, मान्यता है कि एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे। तो जब वो एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो एप्पल है वो नीचे की तरफ गिर रहा है। तो उनके दिमाग में खुराफात चालू हुआ कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। ओके, कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके पीछे उन्होंने मेहनत करी। उसके बाद ग्रेविटेशन कॉन्सेप्ट लाया कि किसी न किसी फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट हमारे अर्थ सरफेस पे नीचे गिरते हैं, कुछ ना कुछ अर्थ के अंदर है, मतलब जो भी हो उसके लिए। तो सबसे पहले न्यूटन सर के लिए थैंक यू बोलेंगे न्यूटन सर को, क्योंकि आज इनकी वजह से ही हमें पता चल रहा है ये सारी चीज़ें। वो बात अलग है कि हम ये कहते हैं कि अगर पेड़ गिर जाता न्यूटन के ऊपर तो न्यूटन ख़त्म हो जाता, ये सब तो नहीं पढ़ना पड़ता। ये कहा जाता है कि अगर न्यूटन के ऊपर ही पेड़ गिर जाता तो हमें ये सब चीज़ें पढ़नी नहीं पड़ती। बट यार ये बात ये है दोस्तों कि अगर हमें उन्होंने ये ना दिया होता तो हमें आज इसके बारे में पता नहीं चलता। पॉइंट इज़ दैट कि किसी भी चीज़ को फर्स्टली पॉजिटिव एटीट्यूड से देखो। अगर उन्होंने इतना कुछ दिया है तो कुछ सोच के दिया है मेरे बच्चों। अब आते हैं कि ग्रेविटेशन को कैसे समझा जाए। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले उदाहरण लेते हैं। चंदा मामा दूर के मून, अर्थ। हमें पता है कि जो सन है, सन का चक्कर लगाती है अर्थ, अर्थ का चक्कर लगाता है मून। ओके, और ये भी पता है कि अर्थ जो है, पता नहीं अभी पता चलेगा कि अर्थ जो है इलिप्टिकल पाथ पे मूव करती है। ठीक है, अर्थ जो है इलिप्टिकल पाथ पे मूव करता है। ऐसे अभी हम लोग ये सारी डिटेल्स में अभी देखेंगे, अभी रफली देखो, मैं बस इसको इंट्रो में ले रहा हूँ इसको। अर्थ जो है इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है, मून जो है इसका चक्कर लगाता है, ये मून है। तो अब बात ये आ गई
कि अगर ये इसका चक्कर लगा रहा है तो थोड़ा सोचो, इलिप्टिकल बोलो या हम इसको सर्कुलर पाथ बोल सकते हैं। हमने क्या बोला था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है, कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे अगर मोशन करता है तो हम उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। ऐसा हम पढ़े थे मोशन में। तो यहाँ पे भी तो वही सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि ऐसा क्या है कि चंदा मामा पृथ्वी पे आके गिरते नहीं हैं, या चंदा मामा इतने दूर पे फिक्स है। व्हाट इज दिस? ऐसा क्या है? क्या है मित्र बच्चों, क्या हो सकता है रीजन? जो हमारा सन को ले लो, अर्थ को ले लो, किसी भी प्लेनेट को ले लो, जुपिटर ले लो। जुपिटर मेरा फेमस है, फेवरेट है, क्योंकि इसकी बहुत लोगों को पता है कि जुपिटर क्या है, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे कि इसको समझेंगे। तो आपने पढ़ा होगा, न्यूटन चाचा को याद करो, पहले जो पढ़ा है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो मैं इस चीज को कहां से कहां कनेक्ट कर रहा हूं। आपको, आपके पास ऑप्शन है कि आप सीधे ग्रेविटेशन क्या होता है रट्टा मार लेना, बट क्लियरिटी के लिए सारी चीजें, ठीक है। देखो ये जो है, ये हमारा मास है, ये हमारा एक्सेलरेशन है। हम ये कब पढ़ रहे थे? जब कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा था, उसके पास मास होता था। अब देखो, इस मून के पास भी मास है, मान लो ये मून है तो इसके पास भी कुछ मास होगा, ठीक है, इसके पास भी कुछ मास होगा। अब देखो, तो जो सर्कुलर मोशन में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, ये लीनियर मोशन है, चाहे हम नॉर्मल मोशन की बात करें, फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये आया था फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बट जब सर्कुलर मोशन होता है तो वहाँ पे एक फोर्स आता है जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। इसकी खासियत क्या है कि ये जो फोर्स होता है वो सेंटर की तरफ लगता है। मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो ये जो फोर्स लगेगा वो सेंटर की तरफ लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी हम लोग इसको देखेंगे, हम देखते हैं कुछ दिखता है तो ओके, या नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे इसको करके। तो अभी तक हम लोगों ने एक ही फोर्स पढ़ा था, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे ये जो है, ये मास जो है, ये इनर्शियल मास है, ये जो है इनर्शियल मास है, ठीक है। अब कहोगे इनर्शियल मास क्या हो गया? तो कुछ नहीं लल्ला, इनर्शिया पढ़े थे ना, मोशन की वजह से जो मास है उसको बोलो। अब यहाँ पे जो हम मास लेंगे वो हमारा अंडरवेट होगा, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज़ कि अगर हमें इसका फॉर्मूला पता चल गया सर, तो अगर मुझे इसका फॉर्मूला निकालना होगा तो क्या होगा, जो कि हमारे पास है इफ सेंट्रीपिटल इक्वल टू होता है मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला वही है, मास इनटू एक्सेलरेशन। चेंज क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन। यहां पे अब क्या करेंगे, एफ सी इक्वल टू मास इंटू ए सी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वी स्क्वायर अपॉन आर, यानी कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो एम बी स्क्वायर आर होगा, ठीक है। ये याद रखना है। अभी हम लोग को ये सारी डेरिवेशंस मिलेंगे, मैं बता दूंगा, बहुत ईजी होता है। तो अभी तक हमने ये पढ़ा, बस कंसेप्ट क्या समझा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, चाहे हम मून की बात करें, चाहे हम अर्थ की बात करें, सन का चक्कर लगा रहा है अर्थ, अर्थ का चक्कर लगा रहा है मून, जिसको जिसका चक्कर लगाना है लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो न्यूटन सर की वजह से एक कंसेप्ट आया ग्रेविटेशन, वो एंट्री मार चुका है, उसकी एंट्री हो गई है। तो पहली चीज ये आई कि अगर कोई सर्कुलर मोशन होता है तो एक फोर्स लगता है, सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। इन सर्कुलर मोशन द फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, इन सर्कुलर मोशन द फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। वहां पे एक्सेलरेशन जो होता है उसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, और ये एक्सेलरेशन भी जो होता है वो सेंटर की तरफ लगता है। अब भी इतना बस याद रखना है मेरे बच्चों कि सेंट्रीपिटल फोर्स की हमने कहानी पढ़ी, वो ये फोर्स होता है जो किसी सर्कुलर मोशन में सेंटर की तरफ लगता है, ओके। दूसरी चीज कि उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है और एक्सेलरेशन भी सेंटर की तरफ होता है, ठीक है।
क्यों? क्योंकि मास का तो कोई डायरेक्शन नहीं होता है। हमने तो पढ़ा है कि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है वो सेंटर की तरफ लगता है, जिसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स भी सेंटर की तरफ लगता है। अब भी जस्ट इतना इतना ध्यान से बच्चों, अभी हमने बस इतना पढ़ा। अब हम लोग आएंगे ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, ठीक है? क्या पढ़ेंगे? ग्रेविटेशन। अब आते हैं, अभी तक सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़े हैं। क्या होता है? इन सर्कुलर मोशन द फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी वजह से होता है? मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब देखो, अब ग्रेविटेशन की कहानी आ गई, इसको समझा जाएगा। ये कुछ नहीं होता है, इसको बोलते हैं फेनोमेना ऑफ अट्रैक्शन। अभी इतना वर्ड ये वर्ड याद रखो, ठीक है? ये बस याद रखो। देखो अब क्या होगा, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है m1 मास का और एक ऑब्जेक्ट है m2 मास का, ठीक है? और मान लो यहाँ पे जुपिटर है, मेरा जुपिटर, ठीक है? ये मेरा जुपिटर है, बहुत बड़ा है, ये हमारी अर्थ है। ग्रेविटेशन क्या होता है कि द फेनोमेना ऑफ अट्रैक्शन ऑफ एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। हमारा ये यूनिवर्स है, ठीक है? यूनिवर्स बहुत ही एक्सपेंडेड है, इतना बड़ा है कि हम बता भी नहीं सकते कितना बड़ा है, ठीक है? तो यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उस फेनोमेना को हम ग्रेविटेशन कहते हैं। क्या? कि इस पूरे ब्रह्मांड में कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, हम उसको ग्रेविटेशन कहते हैं। बस इतना याद रखना है, ठीक? ब्रह्मांड मेरे बच्चों, मैंने कहा था कि जो ग्रेविटेशन होता है वो फेनोमेना ऑफ अट्रैक्शन होता है मेरे बच्चों। अब देखो क्या याद रखना है कि ग्रेविटेशन क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। किसका? तो कोई दो ऑब्जेक्ट का, ठीक है? अब ऑब्जेक्ट मैं हो सकता हूं। अब देखो ये मार्कर, दो मार्कर, मार्कर किसको? मार्कर, मच्छर को मार्कर, ये मार्कर और ये मार्कर, ठीक है? ये दो मार्कर हैं और इन दोनों में अट्रैक्शन हो रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये इसके पास चला आएगा, दिस इज रॉन्ग वे, दिस इज नॉट द मीनिंग ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे अट्रैक्शन है, इन दोनों के बीच अट्रैक्शन है और इसी फेनोमेना को कहते हैं ग्रेविटेशन। ओके मेरे बच्चों, तो हमने अभी तक ये पढ़ा कि कोई भी ऑब्जेक्ट ब्रह्मांड में, दो ऑब्जेक्ट, क्या? दो ऑब्जेक्ट कोई भी हो, चेयर मैं, ये मेरे पास सामने एक चेयर पड़ी है, ये चेयर और मेरे बीच अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है? वहाँ पे टेबल है, टेबल और मेरे बीच अट्रैक्शन हो रहा है, जो भी चीज़ें हैं, तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन होता है और इस फेनोमेना को हम कहते हैं ग्रेविटेशन। ओके, अब आते हैं, अब न्यूटन सर की अहमियत को थोड़ा समझा जाए, उनके भावनाओं को समझा जाए। ओके, उनके भावनाओं को समझा जाए। अब आता है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है? कौवा काँव काँव कर रहा है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल मतलब होता है कि उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, वो हर जगह अप्लीकेबल है। फॉर अर्थ सरफेस, फॉर प्लैनेट, कहीं भी, टेरेस्ट्रियल बॉडी, कैलेस्ट्रियल, किसी के लिए भी अप्लीकेबल है। यूनिवर्सल मतलब कि हर जगह वो फॉलो होता है, ठीक है? अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में न्यूटन सर आए, न्यूटन सर, ठीक है? न्यूटन सर को क्या कहना है उनका कि हमने पढ़ा कि जो ग्रेविटेशन होता है वो फेनोमेना ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स, ठीक है? तो उन्होंने बोला कि एक ऑब्जेक्ट है m1 जिसका मास m1 है और एक ऑब्जेक्ट है m2 जिसका मास m2 है, और ये दोनों आपस में, दूरी है मजबूरी है तन्हाई है,
ये दोनों आपस में r डिस्टेंस दूर है, ठीक है, ये दोनों आपस में r डिस्टेंस दूर हैं मेरे बच्चों, ये दोनों आपस में r डिस्टेंस दूर है। तो उन्होंने बोला कि इन दो बॉडी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, वो उन्होंने ये बताया कि इन दोनों बॉडी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा। मेरे बच्चों देखो, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल। देखो F, मैंने बोला फोर्स ऑफ F इक्वल टू F डायरेक्टली, तो उन्होंने बताया कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास। F is directly proportional to product of mass and F is inversely proportional to square of distance between them। न्यूटन्स, अभी हम लोग इसका स्टेटमेंट देखेंगे। हमने पढ़ा कि ग्रेविटेशन एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनके बीच अट्रैक्शन होता है, और वो यूनिवर्स की बात करते हैं। यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे अर्थ से कोई ऑब्जेक्ट हो, चाहे सैटेलाइट हो, कोई किसी भी चीज़ को ले लो, ठीक है। अब देखो, तो उन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू न्यूटन सर, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, force, the gravitational force is directly proportional to product of mass and inversely proportional to square of distance between them, ठीक है। अब देखो लल्ला क्या आएगा, दोनों को एक साथ ले लो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से F is directly proportional to m1 m2 upon r square, okay, this implies F इक्वल टू g टाइम्स m1 m2 अपान r स्क्वायर, ठीक है। F इक्वल टू g टाइम्स m1 m2 अपान r स्क्वायर, यहाँ पे g क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अभी इसको बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है। उन्होंने बोला कि जो फोर्स होगा, जो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मैंने बना लिया ये, ठीक। उसके बाद मैंने दोनों को एक साथ लिखा, तो मैंने देखा कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो मैंने इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाया, इसको मैं जब हटाता हूँ तो ये एक g आएगा, कांस्टेंट आएगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एक g आएगा ये, ठीक है, इतना आया। यानी कि अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, स्टेटमेंट क्या बनेगा, ध्यान से सुनो, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ओके, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडी विच इज हेल्ड इन स्पेस, ये स्पेस में कहीं ऑब्जेक्ट हैं दो, ओके, दो ऑब्जेक्ट हैं, इनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ओके। इससे स्टेटमेंट बना लेना, ये दोनों स्पेस में है। किसकी बात हो रही है, स्पेस में, यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट हैं, कोई भी चीज़ ले लो, ये इसका ले लो, ये इसका ले लो। मैं मार्कर से देखो, इसका मास है m1, थोड़ा सा इसको कम कर दूँ ना, नहीं तो दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है, ये दोनों मान लो, नहीं सॉल्व कर, ठीक है, इसको रखो, एक ऑब्जेक्ट यहाँ, एक ऑब्जेक्ट यहाँ, ये दोनों मान लो कितना होगा, 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना कि मान लो कि ये ऑब्जेक्ट इतने दूर है 50 सेंटीमीटर। तो अगर इसका निकालना होगा तो मैं बोलूँगा कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास 1 इंटू मास 2 डिवाइडेड बाई 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके स्क्वायर से डिवाइड कर देना, तो कुछ आएगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। पॉइंट की बात ये है कि हमें स्टेटमेंट याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is directly proportional to product of mass and inversely proportional to square of distance between them, okay, and the objects are held in space। ये ऑब्जेक्ट जो है स्पेस में है, ये ऑब्जेक्ट स्पेस में है या कहीं भी यूनिवर्स में है, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। तो ये फॉर्मूला अभी याद रखना। अभी इस पर हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तो मैं इसमें ज़्यादा नहीं लूँगा। तो आज जो हमने पढ़ा, एक ही चीज़ पढ़ी लल्ला कि ग्रेविटेशन कुछ नहीं होता है,
अट्रैक्शन होता है। ओके, ग्रेविटेशन कुछ नहीं होता है, अट्रैक्शन होता है, यही पढ़ा है बस हमने। उसके बाद ये पढ़ा कि F इक्वल टू जी m1m2/r², दो चीज़ हम पढ़े। और एक सेंट्रीपिटल चीज़ देखे बस, कि सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होता है जो सर्कुलर मोशन में सेंटर की तरफ लगता है। ठीक है, बाकी हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में। एक चीज़ एक बार और वही कह रहा हूँ कि अगर आपका मन करे, अगर आपको इंटरेस्ट हो, मज़ा आता हो चीज़ों को सीखने में, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा कि डिलीटेड पोर्शन मैं अपलोड करूं या ना करूं। अगर डिलीटेड पोर्शन नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हो तो बोल देना, अपलोड कर देंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा लास्ट चैप्टर है। हमारे पास अभी बहुत टाइम है, अकॉर्डिंग टू जो हमारी हाफ ईयरली होती है उसके अकॉर्डिंग हमारा ये लास्ट चैप्टर है। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितनी मेहनत करते हो। मैं यहाँ से जितना बन पड़ता है बिल्कुल कर देता हूँ, उसके बाद भी जितना बन पड़ता है वो कर देता हूँ, फिर भी आप कितना कर रहे हो ये मैटर करता है। ओके, बाकी आप मेहनत करना, क्वेश्चन सॉल्व करना, अभी हम लोग इसको बहुत पढ़ेंगे। बस वही है कि आप बता देना कि डिलीटेड पोर्शन आपको पढ़ने हैं कि नहीं पढ़ने हैं। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अटली बटली डिलीशियस ब्रेक के बाद। गुड लक फॉर योर फ्यूचर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।